हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो, सब घर में सब कोई बढ़िया हो, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई चल रहा हो, खाने पीने को अच्छा मिल रहा हो। लॉकडाउन करीब करीब थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो आई होप हल्का फुल्का बाहर जा रहे हो, बट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस। और हाँ, वैक्सीनेशन जरूर ले लीजिए, सर्टिफिकेट उसका डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि अब आगे हर जगह पे वो काम आने वाला है। सो कहीं भी आप होटल बुक करें, ट्रेन का टिकट बुक करें, कुछ भी करें ना, तो सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा, तो वो कर लीजिए जल्दी जल्दी। सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं प्रतीक तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में, जिसका नाम है आद्या इकोनॉमिक्स पढ़ ले। आज का हमारा टॉपिक हो सप्लाई का, थर्ड क्लास का टॉपिक है, जो कि है लॉ ऑफ सप्लाई। सो हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड हर कुछ पढ़ेंगे, जैसा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, किसने इसको प्रपोज किया, किसने कब प्रपोज किया, कैसे कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, ये सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे। इसके एग्जम्पशंस, एक्सेप्शंस, ये सारा टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। ट्राई करेंगे एक्सेप्शन का एक नया वीडियो बन जाए, लेकिन एजम्पशंस तक हम लोग सारा कुछ कवर कर लेंगे इस लॉ ऑफ सप्लाई की वीडियोस में। सो आई होप आप लोग अच्छा लग रहा हो वीडियो। कमेंट्स तो आता ही है, अच्छा लग रहा है वो कमेंट देखकर। वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है मेरा टीचिंग, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अकेडमी, जो कि है श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में। डिटेल्स यहाँ सारा मौजूद है। सारा क्लासेस का एडमिशन ऑलरेडी गोइंग ऑन है। वहाँ पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड किया जा रहा है, क्योंकि जो दूर रहते हैं वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जो पास रहते हैं एकेडमी आ सकते हैं, तो वो लोग के लिए है एकेडमी एनी टाइम ओपन है। प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया जा रहा है एकेडमी में। कोरोना से रिलेटेड सारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है, सब कुछ विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस हम लोग एकेडमी चला रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप घर में बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वी आर इन टच विद द टीचमिंट ऐप, सो वहाँ से हम लोग को हेल्प मिल रहा है, सो दैट हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें। सो लेट्स गेट बैक टू द आवर टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। आज हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और रखेंगे, देखते हैं कि आप समझ में आता है उससे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले, अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जरा सा पीछे जाके थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पहले हम लोग क्या पढ़े थे सप्लाई, और थोड़ा सा समझते सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज को। तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग पढ़े थे कि भैया कि सप्लाई जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेल से। कैसे? सप्लाई का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल। सप्लाई का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल। सेल का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ सेलर एक्चुअली सेल्स। मतलब जो हम बेचना चाहते हैं वो होता है मेरा सप्लाई, और जो एक्चुअली हम बेच दिए वो होता है मेरा सेल। तो जो हम बेचना चाहते हैं या फिर ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, हम किसी के साथ विलिंग टू सेल का जो होता है ना मन, मतलब विलिंग टू सेल होना चाहिए। और हम ऑफर भी कर रहे हैं किसी को, भैया ले लो सब्जी ले लो, हम चिल्ला रहे हैं आलू 10 रुपए किलो, टमाटर इतना रुपए किलो, ये उतना रुपए किलो, तो इसका मतलब हम ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए, कोई आए और परचेस करके ले जाए। तो ये इसे कहते हैं हम लोग विलिंग टू सेल, ऑफर टू सेल। ठीक है, तो सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल, एंड सेल इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर एक्चुअली सेल्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ आएंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यूज किया था सर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इन चाचा का एक बुक था, ये चाचा का जो बुक था वो 1890 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 में ये पब्लिश हुआ था, और इनके जो राइटर थे उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। तो इनका कहना था कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो इनका कहना था अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। ये जो फैक्टर बीइंग कांस्टेंट है, इसके लिए एक टर्म यूज करते थे हम लोग, याद है, जिसका नाम है सेटेरस पैरिबस। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा हूं सेटेरस पैरिबस, इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। सो अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट लिखे या फिर सेटेरस पेरिबस लिखे, उस दोनों का मतलब एक ही होता है। सो अब चाचा ने बोला सबसे पहले कि अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, सब कुछ सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ा, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। Higher is the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied.
मतलब समझे नहीं भैया? मतलब ये कि चाचा का कहना ये था कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वो बोल रहे थे कि अगर प्राइस भागेगा उसके पीछे पीछे सप्लाई भागेगा, प्राइस अगर गिरेगा उसके पीछे पीछे सप्लाई भी गिरेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब जितना प्राइस बढ़ा सप्लाई उतना बढ़ा, जैसे ही प्राइस घटा सप्लाई उतना घट गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीइंग अ सेलर हम लोग लालची होते हैं, बहुत लालची होते हैं। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ा, बीइंग अ सेलर हम कोशिश करेंगे ना रात रात भर दुकान खोल के रखे सो दैट मेरा सामान बिक जाए। सप्लाई मतलब विलिंग टू सेल होता है, हम बेचना चाहते थे इसलिए हम दुकान खोल के रखे थे सो दैट सामान मेरा बिक जाए। बिका नहीं बिका ये भविष्य की बातें हैं, फ्यूचर का बात है जो कि अनफॉरसीन है। हम कोशिश तो करें, तो भविष्य की बातें तो वो तो किसी कंट्रोल में नहीं होता। इस बार इस लाइन से एक लाइन याद आता है, जैसे कि कहते थे ना पहले कि भविष्य का ज्ञान तो स्वयं श्री कृष्ण को भी था, लेकिन क्या वो उसके विनाश को रोक पाए? मतलब महाभारत में जो लड़ाई हुआ इसमें क्या विनाश हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा, ये इसका ज्ञान तो स्वयं श्री कृष्ण को भी था, लेकिन क्या वो इसके विनाश को रोक पाए? नहीं, जो होना था वो होने दिए। तो जो होगा वो होगा ही, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। श्री कृष्ण जो इस पृथ्वी के रचयिता है, जिनको बोला जाता है कि उनसे ही जन्म हुआ है पृथ्वी का, सो वो भी अपने लाइफ को भी लेके वो प्रिडिक्टेबल नहीं थे कि मेरे साथ क्या होगा। जैसे एक लाइन कहीं मैं पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही, कहीं पढ़ा था या सुना था कि चाहत कुछ ऐसा लाइन था उनको, मतलब उनसे रिलेटेड, कृष्ण जी से रिलेटेड कि चाह उनकी राधा थी, मतलब कृष्ण जी की चाह राधा थी, चाहती उनको मीरा थी। मतलब चाह उनकी राधा थी, चाहती उनको मीरा थी, ब्याह उनका रुक्मणी से हो गया। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कितना कॉम्प्लिकेट लाइफ था उनका। तो स्वयं श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण ही अपने फ्यूचर को लेके प्रेडिक्टेबल नहीं हो पाए, मतलब उनको पता था ऐसा होगा फिर भी वो चेंज नहीं कर पाए, तो ये सप्लाई डिमांड हम लोग कहाँ के हैं? ठीक है, तो आते हैं लॉट के टॉपिक पे अपना, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग कोशिश करेंगे बेचने के लिए। जब दाम बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा दिए, जैसे दाम घटा सप्लाई घटा दिए। बीइंग अ सेलर हम लोग लालची होते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने का। सपोज करते हैं मेरा मार्कर जो कि 10 रुपये का आता है, आज हम इसका सप्लायर है, हम बेचते हैं इसको, मेरा शॉप है, सिर्फ मार्कर ही सेल करते हैं। तो आज मेरा प्रोडक्ट का दाम 10 से 12 रुपये हो गया। हम क्या करेंगे, हम रात भर दुकान खोल के रख देंगे, सोचेंगे कोशिश करेंगे बेचने का, सो डैट कोई तो आए रात में सामान खरीद के ले जाए। इस वजह से हम ट्राई करेंगे सामान को बेचने का, ट्राई करेंगे, क्योंकि सप्लाई का मतलब होता है विलिंग टू सेल। हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बेचने का, बिका नहीं बिका दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, ऐसा होता है, रियल लाइफ में देखने को होता है। जैसे ही सोना का दाम थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है ना, जब सोना का प्राइस इंक्रीज कर होता है, देखना जो सोनार का दुकान होता है वो सब दोपहर भर खुला रहता है। सुबह 10 बजे खुलेगा और रात को 10 बजे बंद होगा। अभी तो एक्सेप्शनल केस चल रहा है कोरोना का, लॉकडाउन वगैरह, तो उसको छोड़ देना तो सब सोना का प्राइस बढ़ रहा होता है। तो मोस्टली जो सोना का दुकान होता है वो सुबह 10 बजे खुलता है, रात को 10 बजे बंद होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ है। और सोनार ये जानता है कि अगर एक भी मुर्गा आ गया, मतलब एक भी कस्टमर आ गया, तो फिर वो आराम से उसका दिन का पूरा खर्चा वर्चा निकल जाएगा, 1-1.5 हफ्ता का उसका आराम से कमाई हो गया। मतलब अगर ऐसा है, मतलब सेलर इसलिए दुकान खोल के रख रहा है क्योंकि ही वांट्स टू सेल मोर एंड मोर इन एन इंक्रीज्ड प्राइस। प्राइस बढ़ा हुआ है इसलिए वो लालची हमेशा कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का। वैसे ही जैसे प्राइस घट गया, वो क्या किया ना, दोपहर में दुकान बंद कर दिया। 10 बजे दुकान खोला था, 1 बजे बंद कर दिया, फिर शाम को 5 बजे खोला, रात को 10 बजे बंद किया। मतलब वो ट्राई कर रहा था कम से कम समय दुकान खुला रहे, ताकि कम दाम में लोग ज़्यादा ना आए मेरे पास खरीदने के लिए और हमको मना ना करना पड़े, इसलिए वो दुकान ही बंद करके रख दिया। भाई तुम बंद ही रहे, सप्लाई रोक दें हम। समझ में आया बात? ठीक है, तो एक बार और समझते हैं इसको। विथ एन इंक्रीज इन प्राइस सप्लायर इंक्रीज सप्लाई, with a decrease in price supplier decrease its supply। यही चीज यहां लिखा हुआ है। other factor remains constant, other factor being constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower is the price of a commodity, less is the quantity supplied। जितना प्राइस बढ़ा कमोडिटी का, उतना ही सप्लाई बढ़ गया। जैसे ही प्राइस घट गया वैसे ही सप्लाई घट गया। ओके, सो इसका कुछ एजम्पशंस है जहां पे, अच्छा एजम्पशंस क्या होता है? एजम्पशंस का मतलब होता है इस सप्लाई को, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है ना जिसके बेसिस जिस पे कुछ एजम्पशंस नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या है? एजम्पशन यही देखने को मिलता है। एजम्पशंस है यहाँ का अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा।
सप्लाई का सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो सप्लाई का सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। ये फैक्टर वाला चीज कहां पढ़े थे हम लोग? सप्लाई का फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, जहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे। नहीं पढ़े हैं तो ये वाला क्लास कर लीजिए, ताकि आपको वो सब फैक्टर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपके पास हो। वापस इस वीडियो को यहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा, यहां पे रोक दे दो, मतलब यहां पे वीडियो को रोक के ये वीडियो प्ले कर लीजिए, ताकि फैक्टर्स क्लियर रहे आपका। अच्छा, तो अच्छा वापस लौट के आते हैं यहाँ पे, जहां पे ये था कि फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा भैया। तो क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा? जो कांस्टेंट नहीं रहेगा वो है प्राइस। प्राइस इसका ये रहा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिखा हुआ है, ये फैक्टर को छोड़ के बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। सारा फैक्टर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, गोल ऑफ द फर्म, टेक्निक इन द प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा डिटर्मिनेंट जो है ना वो सब कांस्टेंट रहेगा। वैरी करेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वैरी करेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी वैरी करेगा एंड अदर फैक्टर सारा कांस्टेंट रहेगा। एक बार और बता दे रहे हैं, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट को हम लोग सेटेरस पेरिबस भी बोलते हैं। ये एक टर्म है जो इसके बदले यूज किया जाता है। सो क्विकली मूविंग टू दोस फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है सप्लाई, जो चीज कांस्टेंट रखना पड़ता है। हाँ, हो गया, लिख लिए। चलो, तो हम लोग अभी जस्ट कंप्लीट किए क्या? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कंप्लीट किया भैया? लॉ ऑफ सप्लाई में ये कंप्लीट किए कि अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाता है, या फिर सप्लायर सप्लाई बढ़ा देते हैं एंड प्राइस घटने पर सप्लायर सप्लाई को घटा देते हैं। ये समझ में आया? अब हमको पढ़ना है अदर फैक्टर्स में क्या क्या चीज कांस्टेंट रहता है एंड क्यों रहता है। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। हाँ तो भैया, अदर फैक्टर में पहले कुछ ये चीज होते हैं, कुछ ये चीज सारा चीज अदर फैक्टर्स में सबका नाम आता है, जो कि सबसे पहले आता है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होता है जिस तरीका से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कांस्टेंट रखना क्यों जरूरी है? सोचो कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, किसी चीज का प्राइस बढ़ गया और मेरा उसको जो टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन करते थे वो टेक्नोलॉजी हम चेंज कर दिए। टेक्नोलॉजी चेंज करने की वजह से मेरे को क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आया है तो हमको समझ उतना सीख नहीं पा रहे, मेरे लेबर उतना स्किल्ड नहीं है उस नया टेक्नोलॉजी के साथ, तो प्रोडक्शन हल्का सा नॉर्मली स्पीड में चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ा सकते। तो मतलब यहाँ हुआ क्या भैया, अगर प्राइस बढ़ गया और टेक्निक हम चेंज किए हैं तो हो सकता है उस टेक्निकल चेंज की वजह से मेरा सप्लाई में कोई दूसरा इफेक्ट आ जाए, मतलब प्राइस बढ़ने पर सप्लाई ना बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निक चेंज किया भैया। या फिर हो सकता है प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों हो सकता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से हम लोग सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये रीज़न हो सकता है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले जो कांस्टेंट रखना पड़ता है वो होता है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे हम पहले प्रोडक्शन करते थे वैसे ही अभी प्रोडक्शन करेंगे तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला असम्पशन में क्या आता है? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन विच शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है मेरे से रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है घट रहा है। ऐसा होता है भैया कि मेरा प्रोडक्ट, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेरा बगल वाला प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाए ना तो हम उसको देखेंगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा बेच रहा है, इसका दाम भी बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा खासा बिक रहा है, इसका मतलब हम कहीं इस पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, हम इस पे मतलब हम ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। तो मेरा प्रोडक्ट पे हम कंसंट्रेट नहीं करके हम दूसरा पे कंसंट्रेट करने लग जाते हैं बीइंग अ सप्लाई, क्योंकि लालची तो अपने होते ही हैं। तो बीइंग अ सप्लायर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि उसका प्रोडक्ट बेच के हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, ना कि अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दें। तो इस सेंस में क्या होता है, कभी कभी मेरा प्राइस हल्का सा बढ़ रहा है लेकिन उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से हम उस पर शिफ्ट कर मतलब वो बेचने का ट्राई कर रहे हैं, ना कि अपना प्रोडक्ट बेचने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि तो इसमें क्या हुआ, मेरा प्राइस बढ़ा बट स्टिल मेरा सप्लाई घट गया, क्योंकि हम तो बेच ही नहीं रहे हैं, हमको तो वो प्रोडक्ट बेचना है, तो हम उसका सप्लाई बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग सप्लाई का मतलब जिस प्रोडक्ट को लेके पढ़ रहे हैं वही प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, ना कि उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट पे। सो द प्राइस ऑफ ऑल रिलेटेड गुड्स विल रिमेन्स कांस्टेंट।
सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट का प्राइस पे ही हम लोग बात करेंगे। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3 जो कि है वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन पे जो गुड्स डिपेंड करते हैं वो लोग प्राइस पे थोड़ा कम ही डिपेंड करेंगे। इस अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज का दाम बढ़ गया, सपोज करो वीट का दाम बढ़ गया, वीट का दाम बढ़ गया, गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगा दी उस पर, कुछ भी चीज हुआ जिसकी वजह से वीट का दाम बढ़ गया, बट वेदर कंडीशन ऐसा नहीं है कि उसको सप्लाई बढ़ा सके। मतलब बेटा सपोज कर लो बहुत बारिश हो रहा है, पानी से भर गया खेत पूरा, तो क्या सप्लाई बढ़ पाएगा वीट का? भैया प्राइस बढ़ा था, बट क्या वेदर की वजह से सप्लाई बढ़ा पाएंगे हम? नहीं। बीइंग अ सेलर हम थक के रह जाएंगे, मतलब कोशिश करके भी नहीं कर पाएंगे कि हम सप्लाई बढ़ा दें वीट का। क्यों? वेदर ही साथ नहीं दे रहा भैया, आप कहाँ से सप्लाई बढ़ाए हम? तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को वेदर भी कांस्टेंट रखना पड़ता है। हालांकि ये एक इमेजिनरी टर्म है, वेदर को कंडीशन कांस्टेंट नहीं रख सकते हम लोग। तो हम लोग इस लॉ ऑफ सप्लाई को तब पढ़ेंगे जब वेदर एकदम नॉर्मल रहता है, तब स्टडी करने का कोशिश करेंगे। मतलब जब इसको बनाया गया था तब वेदर को कंडीशंस को कांस्टेंट रखने का कोशिश किया गया था कि वेदर कांस्टेंट है, तब जाके हम लोग उसको समझ पाएंगे। अगर ऐसा वेदर कंडीशन वैरी करता है बहुत ज़्यादा, जो मेरा फेवर है मेरा फेवर नहीं है, तो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम नहीं करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्राइस नहीं बढ़ रहा है लेकिन वेदर बहुत फेवर में है मेरे प्रोडक्ट का, वीट के फेवर में बहुत है, तो प्राइस नहीं बढ़ रहा है, स्टिल वीट का प्रोडक्ट सप्लाई बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह से वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट कमिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब होता है कहीं गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस नहीं इंपोज कर दिए हो, कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगा दिए हो, कुछ जीएसटी वगैरह नहीं लगा दिए हो। अगर ऐसा होता है ना, फिर भी प्राइस बढ़ने पे लोग सप्लाई नहीं बढ़ाते हैं। सपोज कर लो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया और लेकिन गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा दिया, तो अब हम सोचेंगे हम ज्यादा बेचेंगे तो हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो यार रुक जाते हैं, थोड़ा प्राइस कम हो या फिर थोड़ा टैक्स कम हो तब बेचेंगे। तो ऐसा कंडीशन में फिर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम करेगा। इसलिए हम लोग को गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी हम लोग को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज कांस्टेंट रखने की वजह से ही हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को इजीली पढ़ पाएंगे। कमिंग टू आवर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा प्राइस है, आज प्राइस बढ़ा, लेकिन सप्लायर बीइंग अ सप्लायर हम तो लालची, तो लालच से भरी निगाहें, एल्पेनलीबे का वो एक ऐड याद आता है, लालच आह लप लप जी ललचाए वाला। सो वो कंडीशन पूरा का पूरा सप्लायर पे लागू होता है, लालच आह लप लप जी ललचाए। तो उसमें क्या होता है ना कि आज प्राइस बढ़ा, लेकिन हम बीइंग अ सप्लायर हमको ऐसा एक्सपेक्टेशंस है कि कल प्राइस और बढ़ेगा, मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन आ रहा है कल प्राइस और बढ़ेगा। सो बीइंग अ सप्लायर तुम सोचो तुम क्या करोगे, तुम भी तो लालची हो, हम भी लालची हैं, तुम भी लालची हो, क्योंकि हम दोनों ही सप्लायर हैं। जब सप्लाई पढ़ना स्टार्ट किए थे तभी बताए थे, आज हम लोग का व्यू पॉइंट सप्लायर का साइड से होगा। तो बीइंग अ सप्लायर जस्ट इमेजिन व्हाट विल यू डू इफ योर प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट विल इंक्रीज। सोचो तुम क्या करोगे, तुम भी बेचने का कोशिश करोगे। लेकिन अगर तुमको ये पता चल जाए कि आज तो प्राइस इंक्रीज किया है, टुमारो द प्राइस विल इंक्रीज मोर देन टुडे, देन व्हाट विल वी डू? तब हम लोग क्या करेंगे, जब आज प्राइस बढ़ा है और कल और बढ़ेगा, तो भैया आज नहीं बढ़ाएंगे सप्लाई, कल का इंतजार करेंगे, कल जब और दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे। ऐसा जनरली होता है। थोड़ा सा इस टैक्स से हटेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करके वापस इसमें आएंगे एग्जांपल देने के लिए। तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है ना, तो आज प्राइस बढ़ा बट हम नहीं बढ़ा रहे सप्लाई, क्योंकि हम इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कल प्राइस बढ़ेगा तो कल हम सप्लाई बढ़ाएंगे, तब ज्यादा कमाएंगे, आज नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हुआ तो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है आज प्राइस बढ़ा तो आज ही तुम सप्लाई बढ़ाओ, लेकिन हम तो लालची, हम कल बढ़ाएंगे सप्लाई, कल जब और प्राइस बढ़ेगा, नहीं बढ़ा वो डेट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरा एक्सपेक्टेशन तो था कि कल बढ़ेगा, इसलिए हम आज नहीं बढ़ाएं। कमिंग लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हो सकता है किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, लेकिन हो सकता है उसी समय ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गया। चलो पहले बढ़ने का पढ़ते हैं। किसी चीज का प्राइस बढ़ गया लेकिन उसी वक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया। सोचो क्या होगा अब कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मेरे को खर्चा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हम मंगवाएंगे ही कम, भैया उधर बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, इतना पैसा देना पड़ रहा है कि मेरा प्रॉफिट ढंग से नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कम ही मंगवाएं और कम ही बेचें, कम ही प्रॉफिट करें। क्यों भैया, इतना मेहनत भी ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट भी ना हो रहा है, तो इससे अच्छा थोड़ा सप्लाई को रोक, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं बिजनेस से, एंड देन जब सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमेगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैरी करता है तो। सो एजम्पशंस में हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है, हम लोग का एजम्पशन में ये पढ़ना पड़ता है कि ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां ऑल अदर फैक्टर में क्या चीज आ गया, ये सब अदर फैक्टर्स में आ गया, एंड ऑल दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ऑल दिस विल रिमेन कांस्टेंट।
यही पढ़ते हैं हम लोग अदर फैक्टर में कि अदर ऑल अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटेरस पेरिबस। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये तो हुआ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के साथ साथ उसका एजम्पशंस, अब पढ़ेंगे उसका एक्सेप्शन, देन मूव करेंगे हम लोग सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व की तरफ।